जो विधियां छूट जाएंगी, जहां चाहिए वहां वहां आपको हकार में अलग से विधान करना पड़ेगा। क्या है वो विधियां, देखिए। सबसे पहले कहा यदि पूर्वोपदेशः कित्वं विधेयम्, कित्व विधान करना पड़ेगा। कहाँ, स्नेहित्वा स्नेहित्वा, सिस्नेहिष्यति सिस्नेहिष्यति, रलो विपदाधलादेः संश्च। रलंत अविपद धातु होनी चाहिए, हलादि धातु कैसी होनी चाहिए, हलादि होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए, वकार यकार उपधा वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इससे उत्तर सन को और क्त्वा को, सन को और त्वा को दोनों को विकल्प से कित किया जा रहा है। सेठ क्त्वा और सेठ सन होना चाहिए। पुंगः क्त्वा से क्त्वा की अनुवृत्ति आ रही है, सन सूत्र में पढ़ा ही हुआ है। ठीक है। और सेठ की भी अनुवृत्ति आ रही है, नक्त्वा सेठ से सेठ की अनुवृत्ति आ रही है, और वा की भी अनुवृत्ति है, नो पदा थपांताद वा से। तो सूत्र हो रहा है। अच्छा, व्युपद में भी इन्होंने ये जो है वो समस्त है विपद, तो वकार यकार अर्थ नहीं है सीधे सीधे। उ और ई का समास किया हुआ है, उश्च इश्च इति वी, उश्च इश्च इति वी, तो वी उपधेयस्य ऐसा है। तो इसीलिए जो है वो बीच में कहीं कहीं त पढ़ देते हैं स्वरूप के। जैसे अब व्युपद हमें लगा सीधे सीधे कि वकार यकार उपधा, ये भी अर्थ हो सकता है, पर ये अर्थ नहीं, अभिष्ट है आचार्य को। क्या अर्थ अभिष्ट है, उकारिकार उपधा नहीं वाले नहीं होने चाहिए धातुएं। उश्च इश्च ये भी करके उ को व होगा, व और ई मिलके वी बना, और दो हैं तो इसलिए द्विवचन में वी दीर्घ हो गया, उश्च इश्च इति वी, और वी उपधे यस्य स व्युपधः, ऐसा ही शब्द बनेगा ना, तो व्युपधात्। और अगर ऐसा करते वश्च यश्च इति व्यौ, व्यौ उपधे यस्य स व्युपधः, तब भी वही बनता। तो इसलिए यहाँ तो भाष्यकार का जो वचन है या सूत्रकार का जो उन्होंने स्वयं व्याख्यान किया ना सूत्रों का, उस प्रमाण के अनुसार उनको जो अर्थ अभिष्ट है वो उकार इकार उपधा ऐसा है। तो धातु हलादी होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए, इकार उकार उपधा वाली नहीं होनी चाहिए। उससे उत्तर जो सेठ क्त्वा और सेठ सन, उसको विकल्प से कित होता है। द्युतित्वा द्योतित्वा आदि उदाहरण है। तो ये स्नेह धातु भी ऐसी है, स्नेह हलादी तो दिख ही रही है, और ह जो है वो रल में आ जाता है। अभी तो आता ही है ना, जब स शर हल वाला ह आपने उपदिष्ट किया हुआ है तब तो रल में आता है, और यदि जो है वो बाद वाला ह हटा देंगे फिर रल में नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाला ह तो पहले चला गया। ह य व र से आप शुरू कर रहे हैं ना प्रत्याहार, तो बाद वाला ह ही इसमें गृहीत होता है। यदि वो हटा देंगे तो इसको रलंत धातु नहीं कह पाएंगे, यही समस्या है। बाकी सब घट रहा है। देखिए स्नेह धातु है, तो एक मिनट, मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, इकार व्युपद नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, फिर से देख लीजिए एक बार अर्थ, व्युपद नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, व्युपद होना चाहिए। धातु में तीन विशेषताएं होनी चाहिए, हलादी धातु होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए और व्युपद होनी चाहिए। ठीक है, इकार उकार उपधा वाली होनी चाहिए, तब उससे उत्तर सेठ क्त्वा और सेठ सन को विकल्प से कित्वत भाव हो जाता है। तब स्नेह में सब घट रहा है ना, सामान्य रूप से देखें तो जैसा वर्ण समाम्नाएं यथा न्यास रखा जाए यदि, तो ये धातु हलादी भी है, रलंत भी है और व्युपद भी है, और इससे उत्तर सेठ तो और सेठ सन है, तो उनको विकल्प से क्या होना चाहिए, विकल्प से कित। और विकल्प से यदि कित है तो एक जिस पक्ष में कित है वहां पे उगंत लघु पदस्य का निषेध हो जाएगा, और जिसमें नहीं है वहां पे गुण हो जाएगा। तो स्नेहित्वा स्नेहित्वा दो पक्ष चाहिए, और बिल्कुल यही स्थिति सिस्नेहिष्यति सिस्नेहिष्यति में भी चाहिए।
स्नेह धातु, स्नेह धातु को सन के परे रहते, स्नेह सन, और फिर उसको इटागम कर लिया तो सन को तो मूर्धन्य हो ही जाएगा ना, आदेश प्रत्यय हो, ठीक है। तो अब इस सन के परे रहते स्नेह को जो गुण करना है वो विकल्प से करना है हमें, और वो तभी होगा जब ये लग जाए रलो विपदा धलादे संश्चय, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यही समस्या दिखा रहे हैं कि अब भाष्यकार के शब्द देख लीजिए फिर से। यदि पूर्वोपदेशः कित्वम विधेयम, यदि केवल हकार का पूर्वोपदेश रखेंगे तो हमें कित्व पाक्षिक कित्व विधान करना पड़ेगा। स्नेहित्वा स्नेहित्वा से स्नेहिष्यति से स्नेहिष्यति में, क्यों? रलो विपदा धलादे इति कित्वम न प्राप्नोति, क्योंकि रलो विपदा धलादे से तो जो विकल्प से कित्व विधान है वो पाएगा नहीं। फिर सामान्य रूप से क्या होने लगेगा? नक्त्वा सेठ, सेठ त्वा है ना ये, तो सेठ त्वा कित नहीं होता है ना, तो विकल्प करना है वो हो नहीं पाएगा। आगे देखिए क्स विधि, और जो स्नेह इट सन है तो वहां पर भी सामान्य रूप से कित्तु प्राप्त नहीं है ना, सन तो सामान्य रूप से तो कित्तु होता नहीं, विशेष धातुओं से उत्तर ही सन को कित कराया हुआ है ना, जैसे रलो विपदा धलादे संश्च से कित विकल्प से कित करवाया, और या तो फिर जो है वो प्रारंभ में आपके जैसे कि रुद्र विदमुष ग्रही सपि प्रच्छ संश्च, इससे उत्तर सन और त्वा को, इन धातुओं से उत्तर सन और त्वा को कित करवाया हुआ है। इकोझल, इकोझल इगंत धातु से उत्तर झलादि सन को कित करवाया हुआ है। हलंताच, इक समीप जो हल उससे परे झलादि सन कितवत होता है, ये भी लगेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि झलादि सन नहीं है ना, ये तो इड़ादि सन है, ठीक है। तो सामान्य रूप से यही है सन को कित विधान करने वाले सूत्र 3, रुदविदमुष ग्रही सपि प्रच्छ संश्च इकोझल हलंताच, इनसे ही सन को कितवत होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे स्नेह धातु से उत्तर जो सन है उसको तो कित प्राप्त होगा नहीं, और रलो विपदा धलादे संश्च से वैकल्पिक कितवत भाव प्राप्त हो रहा था, वो भी यदि हकार रल में नहीं आ रहा है तो हो नहीं पाएगा, ठीक। तो वही दिखा रहे हैं कि यदि पूर्वोपदेशः कित्वम विधेयम, अगर पूर्वोपदेश करोगे तो स्नेहित्वा स्नेहित्वा में भी आपको कित्व विधान करना पड़ेगा। कोई कहे कि इसका तो अपना स्वाभाविक कित्व है ही त्वा प्रत्यय का, तो वो निषिद्ध हो रहा था नक्त्वा सेठ से, तो इसलिए जो हमें वैकल्पिक कित्व चाहिए वो विधान अलग से करना पड़ेगा। और सिस्नेहिष्यति में तो सिस्नेहिष्यति यहाँ पे तो इड़ादि सन को कित्वत भाव किसी सूत्र से प्राप्त है ही नहीं, ठीक है। विकल्प से चाहिए था कित्वत भाव रलो विपदा सूत्र से, वो पा नहीं रहा, तो ये दोष है, इसलिए कित्व विधान करना पड़ेगा। ये प्रथम बात कही। आगे देखिए दूसरा उदाहरण क्स विधि, क्षश्च विधेय अधुक्षत अलिक्षत शल इगपधा दनितः क्स इति क्सो न प्राप्नोति। 3:1 में आपके चली लुंगी आदि प्रसंग में ये चली लुंगी चले है सिच, सिच के अपवाद के रूप में ये क्स विकरण का भी विधान है ना, क्स प्रत्यय का, सिच के अपवाद के रूप में। सामान्य रूप से चली को सब जगह सिच हो जाता है, लेकिन ये कहा है कि शल इगपधा दनितः क्सः, चले सिच का अग्रिम ही सूत्र है। यदि शलंत धातु हो इगुपद अनिट हो तो उससे उत्तर तस्मात् परस्य चलेर अनिटः क्स आदेश भवति। धातु शलंत इगुपद होनी चाहिए, उससे उत्तर जो चली है उसको क्स आदेश हो जाता है अनिट को। चली की स्थिति में तो खैर इट होता नहीं है क्योंकि चली रहता ही नहीं है। अभिप्राय ये है कि जो भी आगे विकरण आएगा, जैसे सामान्य रूप से क्स नहीं आता तो क्या होता, सिच होता, ठीक है। तो सिच को इड़ागम होता है किन्हीं धातुओं में, किन्हीं में नहीं होता, ठीक है, यथा प्राप्त। तो उसका अभिप्राय यही है कि शलंत यो धातु रिगुपध तस्मात् परस्य चलेर अनिटः क्स आदेशो भवति। अधुक्षत अलिक्षत ऐसे ही प्रयोग हैं जहाँ
अनित्व है, तो इसलिए चली को सा आदेश हो गया। अधुक्षत की स्थिति बोल सकते हैं, अट दुह और चली और आगे लुंग का त, लुंग का तिप, तिप का त, इकार लोप हो जाएगा ना, इकार लोप होकर के ती का त मात्र शेष रह गया। ये स्थिति है सामान्य। नित्यम गितः के बाद सूत्र है इतश्च, तो गितः की अनुवृत्ति है गित लकार संबंधी कार का नित्य लोप। तो अट दुह और चली और त, और चली के स्थान में चले सिच पाया, उसको बाद करके शलय गुपधा दनितः सह, ये विधान कर लेते हम, क्योंकि धातु शलंत है और इगुपद भी है। देखिए शलंत है ना, शल में हकार आ रहा है अभी के अनुसार, यथान्यास यदि देखें तो हकार शल में है, धातु इगुपद भी है, तो उससे उत्तर चली को सिच ना होकर के स हो गया। तब ये कह रहे हैं कि समस्या यहीं पे आ रही है, आगे वाले कार्य तो खैर कर ही लेंगे। इसी तरह से अट लिह क्स तिप, अब ये कह रहे हैं कि जो क्स करके बना रहे हो ना आप, ये दोनों प्रयोग अधुक्षत अलिक्षत, ये क्स तो विहित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाद वाला हकार तो आप कह नहीं रहे, हल वाला हकार पढ़ नहीं रहे, तो शल में ह आएगा नहीं, और शल में ह नहीं आएगा तो ये शलंत धातुएं नहीं है दोनों, दुह और लिह, तो शलय गुपधा दनितः सह यहाँ पे लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, तो फिर आप कैसे अधुक्षत अलिक्षत प्रयोग बनाओगे? ठीक है, अधुक्षत अलिक्षत की सिद्धि कीजिए। अट दुह क्स त, ये स्थिति है ना। अब आगे कार्य कीजिए, क्या क्या प्राप्त हुए? अधुक्षत बनाना है। अष्टाध्यायी खोलिए, 8.2 हो ढह, झल के परे रहते हकार को ढकार आदेश हो जाता है, झली की अनुवृत्ति है ना, हो ढह, और ये जो क्स है ये झल है, तो झल के परे रहते ह को क्या हो गया? ढ, फिर षढ़ो हो कह सी, उसी प्रकरण में आगे सूत्र है ना, षढ़ो कह सी, ये शकार और ढकार को ककार आदेश हो जाता है सकार के परे रहते, तो स प्रत्यय का स परे है, तो शकार और ढकार के स्थान में क्या हो गया? क, तो ये अट दुह, दुह के ह को या लिह के ह को भी यही प्रक्रिया है अभी तक, हो ढह हुआ, षढ़ो कह सी से क हो गया, तो अदुख और सत ऐसी स्थिति रही, या अलिक सत ऐसी स्थिति रही। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पे, जैसे दूह जो है दादेर दादी धातु है, दकार आदि वाली धातु है ना, तो दादेर धातुर घ ये प्राप्त हो रहा है, सामान्य रूप से ये प्राप्त है। अब घ, दादेर धातुर घ, अच्छा ये होढ़ के अपवाद के रूप में है दादेर धातुर घ, तो होढ़ और षढ़ो कहसी, ये लिह में तो ऐसे का ऐसे लग जाएगा, होढ़ और षढ़ो कहसी। पहले अलिक्षत बनाते हैं हम, ठीक है। अलिक्षत में लिह था, लिह के ह को हो गया होढ़ और षढ़ो कहसी, तो ये बन गया अलिक्षत। ये तो बन ही गया, इसमें तो और कुछ कार्य ही नहीं है। अट लिह, लिह को होढ़ हुआ और षढ़ो कहसी हुआ, तो क हो गया, और जो आगे स प्रत्यय है उसको मूर्धन्य हो गया, वही आदेश प्रत्ययो हो, ठीक है। आदेश प्रत्ययो का अर्थ बोलना, आदेश शकारस्य और प्रत्ययस्य सकारस्य, तो प्रत्यय का सकार है ना ये क्स, तो प्रत्यय का सकार है और कवर्ग से उत्तर हो रहा है, तो इसलिए आदेश प्रत्ययो से मूर्धन्य आदेश होकर के अलिक्षत बन गया। अब वापस दोबारा अधुक्षत में आइए। अधुक्षत में क्या है? अट दुहक सत, तो अट दुहक सत में वही होढ़ सबसे पहले प्राप्त हुआ, लेकिन उसका अपवाद है अग्रिम सूत्र दादेर धातु और घ,
होढ़ ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, दादी धातु है चूंकि, इसलिए दादी धातु के हकार को तो झल के परे रहते घकार आदेश हो जाता है। ठीक है, दादी धातु हो तो हकार को क्या होता है, घकार, तो ये घकार हो गया, तो ये बच्चा बना अट दुघ। ठीक है, अट दुघ क्षत। फिर उसके बाद हमारे पास सूत्र है इसी प्रकरण का, एक आचो बशोभश जशंतस्य स्थो हो। सकार और ध्व के परे रहते, तो स परे है, स परे है ना क्ष प्रत्यय का, तो धातु के अवयव एकाच को, अब ये जो दुह धातु है ये स्वयं एकाच ही है, तो इसलिए यहाँ पे व्यपदेशीवत भाव से ये व्यवहार कर लेते हैं, धातु के अवयव एकाच। स्वयं जो पूरी धातु ही एकाच है उसको भी क्या कह सकते हैं हम, धातु का अवयव एकाच, ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो ये घटेगा धातु का अवयव एकाच जो झषंत, वो एकाच अवयव कैसा होना चाहिए, झषंत। अब झष में देखो घकार आया कि नहीं, झष में घ आता है, बोल के बताओ, झ भ घ ढ धश, तो झषंत में घ आ गया, तो ये धातु का अवयव एकाच है, झषंत है। उस झषंत अवयव एकाच का जो बश, उसका बश क्या है, उसके अवयव बश को भश आदेश हो जाता है। बश में कौन कौन वर्ण आएंगे आपके, ज ब ग ड दश, ब ग ड द, तो द भी आ गया ना, बश में द भी आ गया। अब इस द को भश करना है, और भश का मतलब है चतुर्थ वर्ण। ठीक है, तो द का ही चतुर्थ वर्ण कौन होगा, त थ द ध ध। ठीक है, तो ध हो गया, तो ये क्या बन गया, अट धुग सत। ठीक है, अट दुघ धुग और सत। अब ये जो घ है इसको कार्य होगा, क्या हो जाएगा, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत दिनों से ये किया नहीं, प्रक्रियाएं हैं। अट धुग स और त, ऐसी स्थिति है ना, क्या लगा रहे हो, जोर से बोलो, झलाम जश झशी, झलाम जश झशी, झलाम झल में तो है घ, और झश, झश में स आ जाएगा। हाँ, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, झलाम जश झशी बोल रहे थे ना, तो झश में तो नहीं आ रहा ना, झश में तो घकार नहीं आ रहा। तो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, फिर से एक बार देखिए, अट दुह, अट दुह, आगे क्या रहा, स और त, दुह को हो गया है यहाँ पे कार्य, होढ़ को बाध करके दादेर धातुर घ, दादेर धातुर हकारस्य घकार आदेशो भवति झलि परतः पदान्ते च, तो झल परे है सकार, उसके परे रहते हकार को घकार आदेश हो गया, दुघ ऐसे बना। अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पर किया है, एक आचो बशोभश झषन्तस्य स्थोः, धातुर अवयवो यह एकाच झषन्तः तदवयवस्य बशः स्थाने भषादेशो भवति झलि सकारे, झलि सकारे ध्व शब्दे च परतः पदान्ते च। तो इसके अनुसार हमारा एका धातु के अवयव एकाच झषंत का जो बश है उसको भश आदेश भी हो गया सकार के परे रहते, तो द को ध भी हो गया। अब इतना ही कार्य बाकी है कि इस घ को ककार आदेश होना चाहिए, तो उस ककार आदेश के लिए सूत्र है, घ को क करना है ना हमें सीधे सीधे, तो घ को क हो जाएगा चर आदेश करने से, खरीच, अभ्यासे चर्च खरीच। खरीच क्या कहता है, खर के परे रहते भी झलों को चर आदेश होता है, और चर में, झल में तो है ये घ जो आदेश किया है, इसको चर विधान करोगे तो चर में कौन से वर्ण आते,
प्रथम वर्ण आते हैं, तो घ का प्रथम वर्ण जो है वो क हो जाएगा, और फिर क होने के बाद वही आदेश प्रत्यय हो लगेगा, और फिर अधुक्षत बन जाएगा। चलिए, अधुक्षत अलिक्षत शलयुगपदादनिटः सैतिक सो न प्राप्नोति। तो ये दिखा रहे हैं, ये तो हमने सामान्य रूप से सिद्धि देख ली इसकी। हमारा मुख्य कार्य इतना ही है, ये सिद्धि तो काशिका का प्रथमावृत्ति का विषय है ना आपका। यहाँ बात इतनी ही है कि स विहित नहीं हो पा रहा, क्योंकि शल के अंतर्गत हकार आएगा नहीं। ठीक है, तो शल के अंतर्गत हकार नहीं आएगा तो फिर आपको स का विधान करना पड़ेगा अधुक्षत अलिक्षत इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि के लिए। आगे देखिए, इड विधि ही इट च विधेयः रुदि ही स्वपी ही वलादि लक्षण इट न प्राप्नोति। कह रहे हैं कि यहाँ रुदि ही स्वपी ही में वलादि लक्षण इट प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वल में हकार गृहीत नहीं होगा, रुदि ही प्रयोग है ना, रुदि ही प्रयोग है, तो ही में तो हकार परे है, और हकार जो है वो वलादि नहीं है। ठीक है, वलादि नहीं है तो इडागम कैसे होगा? और रुदादिभ्यः सार्वधातु के सूत्र है ना आपका, इट प्रकरण में ही 7.2 में, इट प्रकरण में रुदादिभ्यः सार्वधातु के रुदादियों से उत्तर जो सार्वधातुक है, और इटी तो ऊपर से चल ही रहा है, आल धातु का सीड वलादे है, यहाँ से इड वलादे है, ये चल रहा है। ठीक है, आल धातु का से तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि सूत्र में सार्ध धातु के कह दिया है, तो इसलिए अर्थ क्या बन रहा है सूत्र का कि रुदादि धातुओं से उत्तर वलादि सार्वधातुक को इडागम होता है, वलादि सार्वधातुक को इडागम होता है। अब वलादि सार्वधातुक होना चाहिए, ये ही आदेश जो किया है, ये आपका लोट लकार का प्रयोग है ना, रुद शप और ही किसके स्थान में होता है? लोट संबंधी जो सी, उसके स्थान में ही आदेश है सेरिय पीछे सूत्र से। तो आप मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा कर रहे हो, है ना। तिप्तस्थी सिप्तस्थ, सिप लेकर के आए थे लोट के स्थान में, और उसके स्थान में ही हो गया है, तो रुद्ध शप ही ये स्थिति है। और शप का तो लुक हो गया, आदि प्रभृतिभ्यः शपः, शप का लुक ही है ना। हाँ, आदि प्रभृतिभ्यः शपः से शप का लुक, तो रुद्ध और ही ऐसी स्थिति है। अब इस स्थिति में क्या चाहिए हमें? ही को इटागम हो जाए, क्योंकि ये वलादि सार्वधातुक है सामान्य रूप से। लेकिन यदि आप हल वाला ह उपदेश नहीं करेंगे तो फिर ये वलादि सार्वधातुक नहीं है, तो यहाँ पे इट अलग से विधान करना पड़ेगा। रुदि ही स्वपी ही में सामान्यतः नहीं पाएगा। और यदि बाद वाला हकार उपदिष्ट हो तो ये ही जो है वो वलादि सार्वधातुक है। सार्वधातुक संज्ञा तो इसकी है ही अपने आप से, तिंशित सार्वधातुकम, तिंग है ना, तिंग है तो सीधे सीधे तिंग नहीं है, लेकिन तिंग के स्थान पर है तो स्थानीवत भाव से तिंग है, तो तिंग होने से सार्वधातुक संज्ञक है ही। यदि हकार को बाद वाले हकार को भी उपदेश करें तो वलादि भी है, तो इसलिए वलादि सार्वधातुक को इटागम सामान्यतः प्राप्त था। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि केवल पूर्वोपदेश करेंगे हकार का तो फिर नहीं प्राप्त होगा, विधान करना पड़ेगा, अलग से कहो। रुदि ही स्वपी ही में इट हो जाए, वलादि लक्षण इट न प्राप्नोति। एक और दोष समाधाता की ओर से, झल ग्रहणानी चाहिए कि जहां जहां झल ग्रहण है ना, झल को ग्रहण करके कार्य कहा है, वो कार्य हकार में पाएगा नहीं, है ना। चाहे वो झल के स्थान पे हो, झल से उत्तर हो, झल के परे रहते पूर्व को हो, तो वहां हकार का ग्रहण तो झल में हो नहीं पाएगा। पूर्वोपदेशे सति, पूर्वोपदेश ही यदि हकार का आप कर रहे हो तो झल ग्रहण में हकार ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो अलग से कहना पड़ेगा आपको, जहां जहां झल ग्रहण है वहां वहां हकार निमित्तक कार्य भी हो जाया करे, या कहना पड़ेगा। समाधाता ने कहा झल ग्रहणानी च, जिज्ञासु ने कहा किम, समाधाता अहकाराणी स्युः, झल ग्रहण भी अहकार वाले हो जाएंगे, हकार रहित हो जाएंगे। तो जिज्ञासु कहता है क्या समस्या है, हो जाने दो, तत्र को दोषः। समाधाता ने कहा कि समस्या है, क्या समस्या है? झलो झलीति ह न स्यात् अदाग्धाम अदाग्धम। ये भाष्यकार ने ऐसे ऐसे प्रयोग इसीलिए दे रखे हैं, मान लो आपकी दोबारा जो है वो प्रैक्टिस सिद्धियों की करवानी हो,
तो अदागधाम बनाओ, अदागधाम, अदागधम। यहाँ पे झलो झली चाहिए तो सिच का लोप चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा, ठीक है, हो नहीं पाएगा, इसलिए झल ग्रहणों में भी हकार का ग्रहण करना चाहिए। तो ये इतने सारी बातें दिखा करके समाधाता अंत में समाहित कर रहा है विषय को। तस्मात् पूर्वश्चैवोपदेष्टव्यः परश्च, पूर्व में भी आवश्यकता है हमें, है ना। पूर्व में नहीं करेंगे तो क्या समस्याएं होंगी, केवल परोपदेश करेंगे, ये पहले दिखा चुके हैं। पूर्व में नहीं करेंगे तो अट ग्रहणों में, उत्तों में, अश्विधियों में, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हकार का अलग से ग्रहण कहना पड़ेगा, हकार को अलग से। और यदि हम केवल पूर्वोपदेश कर दें तो ये त्वक स इड विधयो झल ग्रहणानी चाहिए, समस्या है। तो इसलिए समाधाता ने पूरे प्रकरण का ये निर्णय किया, तस्मात् पूर्वश्चैव उपदेष्टव्यः परश्च, इसलिए कार्यों की दृष्टि से, शास्त्र कार्यों की दृष्टि से हमें हकार का 2 बार ही उपदेश करना चाहिए, पूर्व में भी और पर में भी। यदि किंचित अन्यत्रापि उपदेशे प्रयोजनमस्ति तत्रापि उपदेशः कर्तव्यः, और समाधाता उससे भी बढ़ करके कह रहा है कि ये कोई ऐसे वो थोड़े है कि इसको 1 बार क्यों पढ़ा, इसको 2 बार क्यों पढ़ा, ये तो प्रयोजन वशात पढ़ा है, हाँ, शास्त्र कार्य की दृष्टि से पढ़ा है। तो यदि और मान लो 3 बार पढ़ने से कोई और प्रयोजन सिद्ध होते होते ऐसी स्थिति होती कि उसको वहां भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, हाँ को 1 बार फिर से, तो और पढ़ देते, 3 बार 4 बार भी पढ़ सकते थे। तो इसमें ये कोई बात नहीं है कि इसको 2 बार क्यों पढ़ दिया। यदि किंचित अन्यत्रापि उपदेशे प्रयोजनमस्ति, अन्यत्र भी कहीं हकार के उपदेश में यदि कोई प्रयोजन है तो तत्रापि उपदेशः कर्तव्यः, वहां भी उपदेश करना चाहिए। तो 2 जगह तो है ही है, दिख रहा, ठीक है। आचार्य को आवश्यकता थी इसलिए 2 जगह कर दिया। प्रयोजनार्थो ही वर्णानाम उपदेशो न स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थः, ये आप दोष तब दे सकते हो कि स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, प्रदीपकार की पंक्ति देखिए, कि स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए वर्णों का उपदेश किया हो, तब तो आप दोष दे सकते हो कि 2 बार क्यों पढ़ दिया, 1 ही बार पढ़ने से स्वरूप ज्ञान हो रहा था। लेकिन ये तो स्वरूप प्रतिपत्ति के लिए तो है नहीं वर्णोपदेश यहाँ व्याकरण के आरंभ में, वो तो प्रयोजन विशेष के लिए है। तो अब प्रयोजन विशेष 2 बार पढ़ने से सिद्ध होता है, तो 2 बार पढ़ दिया, ठीक है।